तो आदि जुपाली एडुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री बताएंगे, जो यूपीएससी और जितने भी स्टेट वाइज पीसीएस एग्ज़ाम है उसके लिए तो बेनिफिट होंगे ही, और जो बच्चे क्लास 6 में भी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये रामबाण होगा। तो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हों तो एक बात पर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज़ हिस्ट्री में ये 4 क्वेश्चन जरूर आना चाहिए: क्या, कब, कहाँ और कैसे। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी एक लोहा का एंगल बना ऐसा टुकड़ा मिल गया, तो आप ये पहला क्वेश्चन कीजिए कि ये क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये कीजिए कि ये कब बना। तीसरा क्वेश्चन ये कीजिए कि ये कहाँ बना। और चौथा क्वेश्चन ये कीजिए कि वे कैसे बना। अगर ये 4 क्वेश्चन आप हर चीज़ को देखने के बाद करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको 100% हिस्ट्री आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लड़की है इसका नाम है राशिदा। राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले, कहीं पर लिखा हुआ था 100 साल पहले। तो वो जब 100 साल पहले लिखा हुआ पढ़े तो उसके मन में ये आया कि आज और कल का तो हम जान जाएंगे, 1 वर्ष पहले का भी जान जाएंगे, लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकता है कोई, ठीक है। तो वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, ठीक है। ओके, तो हम लोग ये आगे देखेंगे कि वो कैसे जानी कि इतने साल पहले क्या हुआ था जो, ठीक है। तो कैसे पता लगाएं, वो चीज़ कैसे पता लगाएं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कि 100 साल पहले की जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो, टेलीविज़न फिर अखबार पढ़ लेते हो, है ना। अगर कल के बारे में आज अगर मान लीजिए कि शुक्रवार है तो शुक्रवार के पहले बृहस्पतिवार को क्या हुआ था ये जानने के लिए आप रेडियो पर न्यूज़ सुन लेते हैं, टेलीविज़न पर न्यूज़ देख लेते हैं और अखबार में आप पढ़कर ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि कल क्या हुआ था। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति मतलब याद, उस समय का याद हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। फिर सवाल तो वही रह गया कि 100 साल पहले क्या हुआ था। 100 साल पहले नहीं, 200 साल, 300 साल, 400, 4000 साल पहले क्या हुआ था ये भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन कैसे, ये क्वेश्चन है कि कैसे पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, है ना। सबसे पहले कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे, है ना। क्या खाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, किस तरह के घर में रहते थे हम। तो ये सब हम अतीत के बारे में। अतीत मतलब क्या होता है, बीता हुआ समय। जो बीता हुआ समय है, आज जो हम जी रहे हैं, कल के लिए वो अतीत हो जाएगा, यानी पास्ट। क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। भूतकाल जो बीता हुआ समय है उसे ही हम अतीत कहते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे। मैंने जानने के लिए तो बहुत कुछ है, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे। इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, क्या पहनते थे। जूते अगर पहनते थे तो किस तरह के जूते पहनते थे। अगर आपको इंटरेस्ट अभी खेल में है तो उस समय वो क्या खेलते थे। अगर आपका इंटरेस्ट अभी कपड़ा पहनने में है तो उस समय वो क्या कपड़ा पहनते थे। हर एक क्वेश्चन राइज होता है कि उस समय पिछले समय में क्या होता था और कैसे होता था। हम
आखेट को यानी जो शिकार करते हैं शिकारी, उसको आखेटकों को शिकारी भी बोलते हैं। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और फिर वैज्ञानिकों के बीच के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि आखेट माने शिकारी, जो शिकार करते थे जानवरों का, उसे क्या कहते हैं? शिकारी कहते थे। पशुपालक जो पशु पालते थे। कृषक जो खेती करते थे। शासक जो शासन करते थे उस समय पुराने काल में जो शासन करते थे, अभी का प्रधानमंत्री जैसे भारत का शासन संभाले हो, उसी तरह से ऐसे तो कहते हैं जनता का शासन, लेकिन जनता एक प्रतिनिधि चुन के प्रधानमंत्री को जो बनाई है वो अभी शासन इंडिया पर कर रहा है। व्यापारी मैंने जो व्यापार, बिजनेसमैन। पुरोहित का मतलब हो गया जो पूजा पाठ कराते थे। शिल्पकार जो मूर्तियां बनाते थे। मूर्तिकार, शिल्पकार है ना। कलाकार है ना। संगीत बनाने में। वैज्ञानिक जानते हैं आप लोग, तो ये अभी का भी नाम है। यही नहीं, हम यह भी कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। याद रखिए कि आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री, इतिहास में होना चाहिए। तो ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आप इसके अंदर चलते चले जाइएगा और कभी भी मन नहीं भरेगा। ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे। उस समय के बच्चे का समय बिताने का क्या जरिया था। आजकल तो बच्चे टीवी पर कार्टून देख लेते हैं, खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं। तो उस समय बच्चे क्या खेलते थे, ये सोचनीय बात है। सोचना चाहिए आपको, इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है। तो आगे चलते हैं। लोग कहाँ रहते थे, उस समय के लोग रहते थे कहाँ, ये भी क्वेश्चन है। अभी तो आप बढ़िया बिल्डिंग में रहते हैं, घर बना हुआ रहता है, छत बना हुआ रहता है, झोपड़ी बनी हुई रहती है, हर तरह के घर भी रहते हैं। तो उस समय के लोग कैसे घर में रहते थे? मिट्टी की दीवार होती थी कि मिट्टी की भी नहीं होती थी, ईंट की होती थी कि ईंट की भी नहीं होती थी, कि फूस की होती? ये सोचने वाली बात है कि उस समय के घर लोग जो रहते थे वो कैसे घर में रहते थे, या घर में रहते ही नहीं थे, है ना। ये भी है। अब यहाँ पर देखने के लिए कह रहा है मानचित्र 1, नर्मदा नदी का पता लगाओ। सबसे पहले कहीं भी हिस्ट्री में कुछ भी आ जाएगा बच्चों, तो सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पर? मानचित्र अगर कहता है तो मानचित्र जरूर देखेंगे भाइयों। तो आइए चलते हैं, मानचित्र क्या बता रहा है। तो ये देखिए, मानचित्र में हमें कह रहा है कि यहाँ पर कि नर्मदा नदी को देखिए। तो आइए हम देखते हैं, ये जा रही है नर्मदा नदी। ठीक है। नर्मदा नदी इधर गुजरात हो जाता है, इधर राजस्थान हो जाता है, इधर महाराष्ट्र हो जाता है, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश एमपी हो जाता है। तो ये सब आपको याद करना चाहिए। अपने हिस्ट्री, अपने जो मैप है, मैप में कौन से राज्य कहाँ हैं, इसकी जानकारी आप जरूर रखिए। इसका भी तरीका है याद करने का। अगर आपको ऐसा लगता है याद नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम ज़रूर आपको, है ना, याद करने का तरीका बताएंगे कि आप मैप को जल्दी जल्दी कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर फिर से। तो इसमें कह रहा है नर्मदा नदी का पता लगाओ। हम लोग पता लगा के आ गए। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे, है ना। इस नदी के तट पर, यानी नर्मदा नदी का जो तट था उस पर तट मतलब देखिए, ये अगर नदी है, नदी की ये धारा है, ठीक है ना, तो इसके किनारों को तट कहते थे। यहाँ पर जो किनारा है यहाँ पर तट कहते हैं। यहाँ पर आदमी बस जाते थे। क्यों? आदमी पहले उसी जगह पर रहते थे जहाँ नदियाँ होती थी। क्यों? कि वहाँ पर पीने का पानी मिलेगा। पीने का पानी मिलेगा तो ये पानी की वजह से यहाँ पर पेड़ होंगे, तो पेड़ में फल लगेंगे, उस फल को हम लोग खाएंगे। इसी पानी पीने के लिए जानवर भी आएंगे, तो उसी जानवर का हम शिकार भी करेंगे। तो इस तरह से मनुष्य का सब कुछ जितना उससे मिलना चाहिए सभी वहाँ पर मिल जाता था। इसलिए जो भी पहले के जो आदमी थे, मनुष्य थे, वो नदी किनारे अपनी सभ्यता का विकास किए थे। तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। माने
कुछ जमा करने वाले, संग्राहक मैंने क्या होता है, जमा करने वाले, मैंने अगर मिल गया उनको कुछ लोहे का सामान मिल गया, अभी भी होते हैं, अगर सुंदर सी अंगूठी मिल गई तो उसको रख लेंगे, सुंदर सा बैट मिल गया तो उसको रख लेंगे, तो इसको संग्राहक बोलते हैं। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, वो संग्राहक जो थे आसपास में जितनी संपदा थी उसके बारे में, उसकी जो विशाल संपदा थी उसके बारे में भली भांति परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। अपने भोजन के लिए वो जड़, फल, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। संग्रह मतलब जमा किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, वे शिकार भी करते थे। अभी बताया तुम्हें कि तट पर रहते थे तो पेड़ पौधा होंगे तो खाएंगे, ठीक है ना, खाने पीने का सामान सब वहीं पर से उनको मिल जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो सबसे पहले मैप आप अगर कोई देखिए तो यहाँ पर देखिए, जैसे कह रहा है उत्तर पश्चिम, सुलेमान और किरथर तो बाद की बात है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उत्तर पश्चिम है क्या। तो आइए दोस्तों हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम तो किसी भी मैप के, अगर ये मैप है यहाँ पर बना हुआ, ये देखिए जो मैप है ये इंडिया का बना हुआ, किसी भी मैप के सबसे ऊपर में उत्तर होता है। किसी भी मैप, कोई भी दुनिया का कोई भी मैप ले लो, उसके ऊपर में उत्तर होगा, नीचे दक्षिण। इसको पूरा लिख लीजिएगा, हम सिर्फ शॉर्ट में लिख रहे हैं, जगह नहीं रहता है। उत्तर दक्षिण, ठीक है, और इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ठीक है ना, पूर्व पश्चिम। ठीक है, समझ में आ गया। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, ओके। अब इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा है ऊपर में, देखिए पहले एक बार देख लीजिए। कह रहा है उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ। उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ हैं, उत्तर पश्चिम की किरथर ये है, सुलेमान पहाड़ियाँ, यहाँ पर ये पहाड़ है। ठीक है, ऐसे ऐसे। और ये देखिएगा, ये पाकिस्तान है, पाक है, ये इंडिया है, यहाँ से ये बॉर्डर है। ठीक है, और इधर ये इसका ये बॉर्डर है, इसके बाद ये अफगानिस्तान चालू हो जाता है। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा बता दिए, इसमें ऐसा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में, जरा देखते हैं। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में कह क्या रहा है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, है ना, इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, सुलेमान और किरथर जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सुलेमान और ये जो किरथर क्षेत्र है, ये सुलेमान, किरथर और सुलेमान जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आज से कितने साल पहले, 8,000 साल वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल, ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। गेहूं और जौ को 8,000 साल पहले सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास उपजाया गया था, है ना। उन्होंने भेड़ बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था, है ना। वही उसी समय भेड़, बकरी और गाय, बैल पशुओं को पालतू बनाए थे। ये लोग गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व अब चलेंगे तो आपको जैसे बताए हैं, फिर से चलेंगे। उत्तर पूर्व में गारो, है ना, उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ चलेंगे। तो पहले उत्तर पूर्व हम देखेंगे। ये मैप है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, अगर ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो उत्तर पूर्व यानी इस साइड, यानी ये इलाका में कहाँ है, देखे भाई, ये है गारो की पहाड़ी। देखिए तुरंत मिल जाता है ना। अगर मैप की आपको पूरी जानकारी होगी तो किसी भी चीज़ को आप आसानी से ढूंढ लीजिएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें मैप का पूरा ज्ञान हो। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ, है ना। तो चलते हैं मध्य भारत। मध्य भारत मतलब बीच, यानी बीच का इलाका। तो बीच के इलाके में क्या है, विंध्य पहाड़ियाँ। तो विंध्य पहाड़ियाँ ये है, विंध्य पहाड़ियाँ का हम लोग पता लगा लिए। अब कह क्या रहा है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसका। विंध्य पहाड़ियाँ के बारे में भी बोला है और गारो की पहाड़ियों के बारे में बोला है। क्या बोला है जरा देखें। ये कुछ अन्य ऐसे स्थान थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ पर ऐसे स्थान थे, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, यहाँ पर सबसे पहले, है ना, चावल उपजाया गया था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे।
यहाँ पर क्या थे, चावल जहाँ उपजाया गया था वो विंध्य के उत्तर में स्थित है, यानी विंध्य ये है तो इसका उत्तर कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले मानचित्र में चलते हैं, सिंधु कहाँ है पहले ये पता लगाते हैं। ठीक है, तो सिंधु आ जाते हैं हम लोग मानचित्र में फिर से। तो देखिए ये है सिंधु नदी जो इस तरह से जा रही है, इसी का सहायक नदियां हैं। ये देखिए इधर से झेलम आ गया, चिनाब आ गया, रावी आ गया, सतलुज आ गया, ब्यास आ गया। तो ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। झेलम, है ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसकी मानचित्र पर सिंधु तथा इसके सहायक नदियों का पता लगा लिए हम लोग। सहायक नदी उन्हें कहते हैं, अब सहायक नदी किन्हें कहते हैं, देखिए सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती है। एक बड़ी सी नदी अगर बह रही है, ठीक है ना, एक बड़ी सी नदी अगर बह रही है तो नदी, छोटी छोटी नदियाँ कहाँ जाके मिलेगी, बड़ी नदी तो समुद्र में जाके मिल जाती है। ठीक है ना, छोटी नदियाँ समुद्र तक तो जा नहीं पाएगी, तो इसी में आकर मिल जाती है। ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ कहते हैं। ठीक है, अब सहायक नदियाँ कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 2700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। सबसे पहले जो नगर हुए वो इन्हीं नदियों के 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे हुए। गंगा नदी, गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, है ना। जो गंगा नदी का है किनारे है वो समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास जो हुआ वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व। तब गंगा नदी को भी एक बार देख लेंगे जो पवित्र नदी है। ये देखिए ये गंगा नदी है, ठीक है, ये है गई जो। तो ये इस यहीं पर क्या है, जो प्रमुख नगर पहले के थे वो गंगा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं जो 2500 वर्ष पहले आए थे। अब चलते हैं गंगा, है ना, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब हम गंगा की सहायक नदी सोन के बारे में देख लेते हैं। अभी हम लोग ऊपर देखे थे लेकिन सोन को नहीं देख पाए, तो चलते हैं एक बार सोन को देख लेते हैं। तो ये गंगा नदी है ना, गंगा नदी की ये देखिए बगल में ये सोन बह रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिए सोन नदी, ध्यान दिया, फिर से एक बार देख लीजिए ये है सोन नदी। ठीक है, चलते हैं आगे। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के पास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता है। गंगा नदी जो ऐसे जा रही है इसके दक्षिण यानी नीचे में जो इलाका है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मगध के नाम से जाते हैं, जो अभी वर्तमान में बिहार के नाम से बिहार में है। ठीक है, नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली थे, लगभग पूरे भारत पर इनका शासन था। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था, देश के अन्य हिस्सों में भी इनके राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, लोगों ने, अब यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे क्या है। देखिए, दक्षिण एशियाई आधुनिक भारत, दक्षिण एशिया जो है वो आधुनिक, उसमें आता है आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया गया है। दक्षिण एशिया इसे कहते हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया समुद्रों के पहाड़ों से पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है ना। इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। जो दक्षिण एशिया है उसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो लोगों ने सदैव, अभी जो हम लोग देख लिए कि गंगा नदी के जो मगध कहते हैं, उसके बाद लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से के से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अब यात्रा पर आ जाते हैं तो उपमहाद्वीप के एक हिस्सा से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी अब यात्रा करेंगे, उस समय तो यात्रा को कोई साधन नहीं था कि प्लेन से चले जाएंगे, पैदल जाएंगे, नहीं तो घोड़ों से जाएंगे। ठीक है, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र का कारण जोखिम भरी यात्राएं, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। वो हमेशा चले ही जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको जाना ही था,
है ना। अतः कभी लोग काम की तलाश में, अब ये जाते क्यों थे, तो जाते थे कभी काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदा आ गया इस कारण से, है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। कभी कभी सेना सेना जो है वो एक जगह से दूसरे जगह युद्ध करने के लिए जाते थे, है ना। अतिरिक्त व्यापारी व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते थे, है ना। मूल्यवान वस्तु को एक जगह से दूसरे, धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते। हाँ, धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कस्बा मतलब छोटा सा गांव ही हुआ, कस्बा मतलब गांव से भी छोटा कस्बा हो। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस जाया करते थे। अब जैसे वास्को डी गामा था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह कि चलो नया जगह खोजते हैं, इसलिए जाते थे। मैंने यात्रा करना है, यात्रा करने की एक कारण बताए जा रहे हैं कि यात्रा करने के इतने कारण थे। इन सभी यात्राओं से लोग दूसरे के विचारों को जानने का प्रयास, अब यात्रा करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, है ना, तो निश्चित है कि क्या होगा, एक दूसरे का विचारों को जानने का प्रयास करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ रहते हैं और आपके बगल में कोई घर में यहाँ रहता है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो उनका विचार कैसे जान पाएंगे कि वो झगड़ालू हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, नहीं जानिएगा। लेकिन आप इनके यहाँ जाइएगा, ये आपके यहाँ आएंगे, तो एक दूसरे के बारे में जानिएगा, चाहे रीज़न कुछ भी हो आने जाने का। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र एक देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं का निर्माण करते हैं, है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए कि ये अगर मैप है, तो ये मैप में देखिए कि यहाँ पर देखिए पूरे में पहाड़ है, इधर रेगिस्तान है, ठीक है ना, इधर में समुद्र है, ठीक है ना। तो ये सीमा बना देता है, किसका सीमा बना देता है, इस पूरे एरिया का एक सीमा बना देता है। एक एरिया का एक सीमा हो गया, एक बाउंड्री हो जाती है। तो एक बार महाद्वीप हम लोग देख लिए, क्या करता है, पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं का निर्माण करती है। मैंने भगवान खुद बना दिए हैं एक सीमा। हालांकि लोगों के इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, जिन्होंने ऐसा चाहा वे कर सके। अब एवरेस्ट पहाड़ है, उसको तो पार कर पाते हैं, लेकिन कितने लोग, बहुत कम लोग। तो ऐसा ही, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, जिन्होंने ऐसा चाहा वे कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए, यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारे सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। अब कुछ लोग आएंगे, अब जैसे मान लीजिए आप इस रूम में रहते हैं, ये भाई ये रूम में रहते हैं, और आप ए जानते हैं, ये बी जानते हैं, तो आप इनको बी सिखा दीजिए, आपको बी सिखा देंगे, आप इनको ए सिखा दीजिए, तो दोनों दो दो शब्द सीख गए, है ना, दो शब्द नहीं, दो वर्ड सीख गए, है ना। इसको क्या कहेंगे, दो अक्षर सीख गए, दो लेटर सीख गए, है ना। तो दोनों ए बी सीखे, नहीं तो एक ही सीखे हुए थे। तो उसी तरह से समृद्ध मतलब बढ़े, उसको सीख कर क्या हुए, आगे बढ़े, ठीक है ना, ठीक है, समृद्ध हुए। चलिए आगे चलते हैं। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। ठीक है, देश के नाम। अब हमारा देश का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में जानते हैं। अपने देश के लिए हम पढ़ा है इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस, इसको नोट करिएगा, से लिया गया है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस निकालिएगा, एटलस, और उसमें देखिएगा ईरान है, यूनान का पता लगाते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी, मैंने उत्तर पश्चिम इस साइड से आए होंगे, ठीक है, से पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता है। तो उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। ठीक है, ये जो इस नदी के पूर्व में स्थित है, उस भूमि को इंडिया कहा गया है। भारत
भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले, है ना, इसी दिशा में उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यहाँ पर एक समूह रहता था, उसको वहाँ पर जो लोग थे उनको हम लोग भरत कहते थे। कारण है कि पहले सभी जगह पर आदमी नहीं रहते थे, कहीं कहीं पर रहते थे। तो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उसी को हम लोग क्या कहते थे, भरत कहते थे। धीरे धीरे उसी के नाम पर पूरा नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया। और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी है। ये जो जो भरत नाम दिया हुआ है वो ऋग्वेद में दिया गया है, जो बहुत पुराना 3500 वर्ष पुरानी कृति है। इसको भी याद रखिएगा। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। कृति में लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं पांडुलिपि। पहले पांडुलिपि को समझते हैं। पांडुलिपि है क्या? पांडुलिपि तार का जो पत्ता होता है, ये लिख पढ़ के बताते हैं। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। 1000 वर्ष पूर्व, है ना, लिखी। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। नीचे में जो हम फोटो देखेंगे उसको हम देखेंगे। पहले हम बताते हैं ये होता था क्या। तार का पत्ता, बड़े बड़े जो पेड़ अभी अभी आप लोग देखते हैं, सबसे ऊंचे ऊंचे पेड़ जो होते हैं, एक ऐसा सा होता है, इस तरह से बना हुआ होता है। उसके पेड़ को, के पत्तों को इस तरह से निकाल दिया जाता था और निकाल कर ऐसे करके उस पर लिखते थे और यहाँ पर छेद करके उसको आपस में धागे से पिरो देते थे। यही है पांडुलिपि, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, ऐसा देखिए यहाँ छेद किया हुआ है, ठीक है। ये पत्ता आप ध्यान से देखिए, वही वाला पत्ता है। देखिए यहाँ पर, देखिए तार का पत्ता, ये छेद किया हुआ है, ठीक है। तो अतीत मतलब पुराना समय भी हम बता दिए। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है ना, हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः तार पत्तों, अभी बता दिए, तथा अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज्र नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किए जाते थे, ठीक है। ओके। इतने इतने वर्षों में इनमें कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया। अब बहुत सारे, बहुत पुराना हो गया तो उन कीड़ों ने भी खा लिया, नष्ट करे। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिर विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं और व्यवहारों, राजा के जीवन के बारे में, औषधि के बारे में, विज्ञान के बारे में आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अधिक हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, महाकाव्य जैसे महाभारत है, रामायण है, नाटक, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा आमतौर पर आम लोग यानी आम जनता बोलते थे। सभी लोगों को संस्कृत उतनी, माने संस्कृत जो थी बहुत बड़ी भाषा थी, उसे सबको बोलना नहीं आता था। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख क्या होता है? पत्थर पर जब गोद कर, माने पत्थर पर नक्काशी करके छेनी हथौड़ी से जब उसको में कर दे के लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं एक बार। अभिलेखों का अध्ययन कर, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे आप मैंने धातु पर भी लिख सकते हैं। धातु मतलब चाहे लोहा हो गया, मेटल, है ना, तो कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उनके उत्कीर्ण मतलब वही गुदवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके, है ना। अब एक पिलर पर ऐसे करके लिख दिया, उस पर यहाँ पर आप पढ़िए क्या लिख दिया है उस पर। एक अगर मान लीजिए कि तार के पत्ते पर तो मिट सकता है, हाथ से लिख देगा तो मिट सकता है, इसलिए पत्थर पर एक तरह से गुदवा ही देते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, खुदवाना, इसको खुदवा भी देते थे कह सकते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों के सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों का विवरण उत्तीर्ण किया है। तो जिनको जैसा हैसियत था वो कर सकते थे। चूँकि राजा बहुत अमीर होता था तो वो कर देते थे, गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, चाह कर भी वो नहीं ऐसा कर सकते थे, ठीक है। प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। जो लड़ाई जीतते थे वो अपना राजा, अपना महिमा मंडल करने के लिए वो लिख देते थे, ठीक है।
अब यहाँ पर एक है, इसको देखते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान, ये जो अभिलेख है इसके बारे में बता रहा है कि अफगानिस्तान से कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश का उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे, है ना, जब अध्याय 8 आएगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों को अक्षरों को, जैसे हम लोग अभी लिखते हैं तो कौन सी लिपि लिखते हैं? देवनागरी लिपि लिखते हैं, है ना। जब कुछ लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों को अक्षरों को अथवा संकेतों में बनी रहती है। संकेत ही है, जैसे अ, ये एक संकेत दे दिए हैं कि ये अ है, ये ए है ना, ये संकेत है। अगर मान लीजिए पहले के आदमी ऐसे ए लिखते तो हम उसी को ए पढ़ते हैं, ठीक है। तो संकेत है, जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 विभिन्न लिपियों अथवा भाषाओं में है, ठीक है। बाकी इम्पोर्टेंट जो है नहीं, वो तो हम उसको बताएंगे नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तु अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो पुराने चीज़ों का अध्ययन करता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तु अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन जो करता है, ऐसे वस्तुओं को जो पता लगाता है उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं। पत्थर, ईंट से बनी इमारत, अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन ये करने में समर्थ होते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण सभी के बारे में जानकारी रखते हैं। ये देखिए ऐसा बर्तन है तो इसको कौन देख के बताया कि उतना पुराना है? ये वही लोग बताए। ये भी सिक्के हैं, देखिए उस समय के सिक्के हैं, उस समय का ये बर्तन है। तो ये, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र, ये पात्र भी बोलते हैं, बर्तन को ही पात्र बोलते हैं। प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये देखिए सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में यह सिक्का कैसे भिन्न है? आप लोग अब ये देखिए सिक्का कैसा है और अभी हम लोग जो सिक्का यूज करते हैं वो कैसा है। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। कौन लोग? वो पुरातत्वविद के बारे में, बीच में तो उधर आ गया नोट, इसलिए हम उसको पढ़ दिए। पुरातत्वविद जो है वो सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। खुदाई कर करके देखते हैं कि कहाँ पर क्या है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। अगर जल्दी नष्ट होने वाले हो जाएंगे तो मुझे 2500 वर्ष पहले के अगर सामान नहीं मिलेंगे तो हम उनके बारे में कैसे जान पाएंगे, ठीक है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों, हड्डियों को भी से भी पता लगाते हैं कि ये कितने साल पुराने हैं, किस युग के हैं। इन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ये वनस्पति के अवशेषों बहुत मुश्किल से बच पाते। वनस्पति जो हम लोग, वनस्पति मतलब हुआ सेब, अमरूद, ये सब, इसको वनस्पति। अनाज, यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बच जाते हैं। अब अन्न के दाना अगर जल जाएगा तो वो कई सालों तक भी माने रह सकता है, बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों का माने बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? माने अभी पूछ रहा है कि क्या उनको कपड़े के अवशेष मिले हैं या नहीं मिले हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत मतलब जासूसी का, स्रोत मतलब उसको क्या कह सकते हैं, सबूत, है ना, का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार इन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। जैसे से हम देखते हैं कि ये ईंटा है, उससे पीछे उसे जोड़ते हुए, पीछे की ओर जोड़ते हुए हम पुनः निर्माण कर लेते हैं सभी चीज़ का। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद इन जासूसों की तरह है। इतिहासकार और क्या है? एक तरह से जासूस है, जो भी हम बोले हैं। इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के जानने का प्रयास किया जाता है। अतीत एक या अनेक? अतीत एक है या अनेक है? ठीक है। क्या तुमने इस पुस्तक का शीर्षक देखा? हमारे अतीत है। एक तो हो ही नहीं सकता, एक से ज़्यादा है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे, है ना। उदाहरण के लिए पशुपालक, कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों का जीवन से
से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। माने सभी का जीवन अलग अलग था। ठीक है, जैसे हम आज भी देखते हैं, मैंने राजा का जीवन का स्तर अलग था, पशुपालक का जीवन का अलग स्तर था, राजा का व्यापारी का जीवन का स्तर अलग था। उस समय भी देश के अलग अलग राज्य हिस्सों में से लोग अलग अलग व्यवहार करते थे। मतलब अलग अलग जगह के जो थे राजा वो अलग अलग व्यवहार करते थे, वो अलग अलग रीति रिवाज रखते थे। ठीक है ना। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन पकड़ कर खाते हैं, शिकार करके खाते हैं, फल फूल के संग्रह करके प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। अभी हम लोग शहर में रह रहे हैं, मान लीजिए कहीं भी कोई दिल्ली में कोई कलकत्ता में रह रहा था, क्या होता है, हम किसान खाना उपजाता है और वो खाना हम लोग के पास आता है। लेकिन अंडमान निकोबार वाला क्या करता है, खुद ही खाना उपजाता नहीं है, वो मछलियाँ पकड़ता है, उपजाता भी है, उसी को खाता है। ठीक है नहीं। यानी अगर सप्लाई बंद हो जाएगी तो हम लोग जो शहर में रहने वाले हैं वो भूखे मर जाएंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। इस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। इसी कारण हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाले लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी मछुआरे संग्राहक कृषक पशुपालक जैसे आम आदमी पढ़ाए अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रख नहीं पाते थे। कारण है कि वो गरीब इतने थे, मतलब गरीब थे, रख नहीं पाते। राजा अपना महिमा मंडल करने के लिए रखते थे, अभिलेख लगाते थे, तो वो नहीं रख पाते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के बारे में जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। वो लिखते नहीं थे, वो ऐसे ही पुरातत्व से छोटे छोटे जो बर्तन उनके हैं बचे हुए, उसी से पता लगाते हैं कि गरीब ऐसे लोग थे, ये ऐसे लोग थे। तिथियों का मतलब है ना, तो आप तिथियों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये जरूरी है। तिथियों का मतलब, अभी जब पूरा इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें तिथि का मतलब जानना जरूरी है। तो यहाँ पर है, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से तिथि से की जाती है। अब ये बात को आपको समझना है, हम इसे भी बताएंगे आगे, पढ़िए पहले। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की स्थिति को ईसा पूर्व, है ना, के में रूप में मानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब ये समझ में आपको आया नहीं, हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी 2020 चल रहा है, तो इससे एक वर्ष पहले कितना होगा, 2019। उसके एक वर्ष पहले 2018। चलिए एक एक वर्ष पीछे नहीं चलते, 1000 वर्ष पहले तो 1018, है ना। तो इससे और 500 साल पहले, है ना, 518 साल पहले तो 500 बरस, और 100 मतलब 400 साल पहले तो 100 बरस, और 50 साल पहले तो 50 बरस। तो इसी करते करते 18 जीरो, तो अंतिम में कहीं पर जीरो आ जाएगा। ये जो जीरो है, तो क्या इसके जीरो के पीछे और जीवन काल नहीं था? ये जीरो से ही स्टार्ट हुआ है, उसके पहले जीवन नहीं था? ये क्वेश्चन कीजिए अपने आप से। तो ये जीरो को एक लाइन मान लिया गया। तो ये जीरो जो है, इसी समय को ईसा मसीह का जन्म मान लिया गया। इसी समय से ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था वहाँ से जीरो मान लिया गया है। तो इसके इधर जो आते हैं वो ईसवी आते हैं, इसके जो पहले आते हैं इधर, उसको ईसा से पूर्व, ईसा पूर्व मानते हैं। समझ में आ गया? यानी इधर जो रहेंगे उसको ईसा पूर्व कहेंगे, इधर जो रहेंगे, सॉरी ब्लू पेन, इधर जो रहेंगे, ये जो इधर है इसे ईसा पूर्व कहेंगे, और इसके इधर जो रहेंगे उसको ईसवी कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अगर इसे नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाएंगे। क्या है कि इतिहास इसी पर टिका हुआ है, बिना तिथि का इतिहास नहीं है। तो इतिहास का अगर तिथि याद नहीं है, तिथि को समझने में दिक्कत हो रहा है, तो वो पढ़ना फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम जरूर इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, तो तिथियों, इतिहास और तिथियाँ, तो अंग्रेजी में बीसी, है ना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं। बीसी अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट है। अंग्रेजी में बीसी बिफोर क्राइस्ट, है ना, होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ईसवी खाली पढ़ते हैं, एडी
जो कहते हैं आज 2020 ईस्वी चल रहा है, ईस्वी मतलब अंग्रेजी में एडी चल रहा है, एडी 2020, ठीक है। तो एडी, एडी का मतलब क्या हुआ, ए मतलब एनो और डी से डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, है ना, ईसा मसीह का जन्म 0 है, 0 के वर्ष से एडी है वो, ठीक है। तो कितना एडी को आफ्टर डेथ पढ़ देते हैं, ये गलत है, ठीक है, इसको नहीं समझिएगा। कभी कभी एडी की जगह सी, बीसी की जगह बीसीई पढ़ते हैं, माने ये जो बीसी है इसके जगह पर ये, एडी की जगह पर सी पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सी के अक्षरों का कॉमन इरा पढ़ते हैं, कॉमन इरा। अब बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा, ठीक है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है, ठीक है ना। भारत में तिथियों के रूप में का प्रयोग लगभग 200 वर्ष से आरंभ हुआ है ना। 200 वर्ष से पहले हम लोगों के पास कैलेंडर चल रहा है, जो भी कैलेंडर चल रहा है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तत्व होता है बिफोर प्रेजेंट। ये सब का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा लिखकर, ठीक है, ओके। चलिए ये देख लेते हैं, ये देखना ऐसे जरूरी नहीं लेकिन देख लेते हैं। जैसा कि हमने ये पहले पढ़ा है, अभिलेख को सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, ये तो जरूरी है कि विद्वान कैसे जान जाते हैं कि क्या लिखा था, ठीक है। इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया, चलिए हम लोग भी जानते हैं। इस प्रक्रिया के अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे वहाँ। तो देखते हैं, ये देखिए लिपि है, ऐसा वाला को पी पढ़ रहे हैं, पी, ऐसा वाला को टी, ऐसा वाला को ओ, ऐसा वाला को एल, है ना। इस तरह से नीचे भी देखिए है। अब इसके कहानी को देख लेते हैं एक बार जरा सा। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कृष्ट पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, मैंने एक ही लेख है लेकिन 3 तरह से, जैसे मान लीजिए कि राम आम खाता है, उसको हिंदी में लिख दिए, फिर उसको अंग्रेजी में लिख दिए, फिर तमिल में लिख दिए, फिर संस्कृत में लिख दिए। समझ में आ रहा है ना बात, इस तरह से। तो मैं कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अगल बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों की समानार्थी ध्वनियों की पहचान की। मतलब अब देख लिया कि र का अंग्रेजी आर होता है, इस तरह से चीज़ों की जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके, ठीक है, ओके, है ना। तो आज हम लोग यात्रा के बारे में पढ़े। यात्रा क्या है, उपयोगी शब्द जो है यात्रा के बारे में पढ़े, पांडुलिपि के बारे में, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के बारे में पढ़े। तो आज का यहीं पर ये अध्याय समाप्त करते हैं, ये खत्म होता है यहाँ पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग को पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो विद्या है जितना फैलाइएगा उतना आपको भी बढ़ेगा और दूसरों को भी ये फ़ायदा होगा, ठीक है। धन्यवाद। आदि जुपाली एजुकेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद।